हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये सीटेट हिंदी और सीडीपी का रहेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुल मिला के दोनों मिला के हमारे आज 60 क्वेश्चन है, तो शायद वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन किसका है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पियाजे, हरलॉक, स्किनर और कार्ल सैगन। तो यह जो स्टेटमेंट है किसका है? स्किनर महोदय का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। परिपक्वता है सृजनात्मकता से संबंधित है, विकास से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है या व्यक्तित्व से संबंधित? तो जो परिपक्वता होती है विकास से संबंधित है। जब हमारा विकास पूर्ण रूप से हो जाता है तभी तो हम परिपक्व होते हैं। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की निरीक्षण विधि है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर विधि की बात करें तो इन्होंने 3 विधियां हैं। एक है पहली विधि, जो अगर पहली विधि की अगर हम बात करें तो वह है निरीक्षण विधि, दूसरा प्रायोगिक विधि, तीसरी विवरणात्मक विधि। तो जो निरीक्षण विधि, इसकी 2 उप प्रविधियां हैं। कौन कौन सी? अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी और दोनों। ठीक। फिलोसफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? फिलोसफी ऑफ जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? जॉन लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस गाल्टन और स्किनर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, जॉन लेमार्क। अगर हम स्किनर के बुक की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। और अगर हम चार्ल्स डार्विन की बुक की बात करें तो इन्होंने लिखा था बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन चाइल्ड। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन चाइल्ड। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, जेम्स ट्रेवर का है, पीटरसन का है या इनमें से किसी का नहीं है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जेम्स ट्रेवर। निम्नलिखित में से वंशानुगत रोग है सबसे, अगर हम लोग वंशानुगत की बात करें तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है वही हमारा वंशानुगत है। मतलब जैसे हमारे दादी दादा से मम्मी पापा को प्राप्त हुआ, दादी दादा से मतलब पिता के पक्ष से पिता के पक्ष से पिता को प्राप्त होगा, माता के पक्ष से माता को प्राप्त होगा। ठीक। तो उन दोनों का मिक्स जो होगा वो हम लोगों को प्राप्त होगा। तो वही कहा गया है कि वंशानुगत मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे वो क्या होता है? वंशानुगत कहते हैं। अगर वंशानुगत रोग की बात करें हम लोग तो बहुअंगुलिता भी होता है, अधिक रक्तस्राव भी होता है, हीमोफीलिया जिसे बोलते हैं, वर्णांधता भी होता है और रंजकहीनता भी होता है। तो जो दोनों ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ये और भी, वर्णांधता और रंजकहीनता, ये दोनों ही हमारे क्या है? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्यक्तिक भेद मापने के लिए प्रयुक्त परिविधि है। अगर व्यक्तिक भेद मापने की प्रविधियों की बात करें हम तो निम्न है। कौन कौन सी? एक अवलोकन विधि है, परीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, संचयी अभिलेख और मापनी। तो कौन कौन सी विधियां हैं? अवलोकन, परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, संचयी अभिलेख और मापनी। तो जो तीनों ऑप्शन दिए गए हमारे क्या हैं? राइट, सही हैं। तो उपरोक्त सही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो जो ब्रूनर महोदय थे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंध है? फ्रायड का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत और चॉम्स्की का सिद्धांत। अगर फ्रायड के सिद्धांत की बात करें तो इन्होंने मनोलैंगिक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया जिसमें इन्होंने 4 चरण बताए हैं। एरिक्सन ने सामाजिक विकास सिद्धांत दिया और जो चॉम्स्की थे ये भाषा विकास से संबंधित थे। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय विद्वानों द्वारा स्वीकारित संवेग है। पहला ऑप्शन है राग, भय, क्रोध, घृणा। अगर हम भारतीय विद्वानों द्वारा संवेग की बात करें तो भारतीय विद्वान जो है केवल 2 संवेग स्वीकृत करते हैं, एक राग और द्वेष। और मैकडूगल महोदय थे, उन्होंने 14 संवेग बताया है। जो भय, क्रोध और घृणा है ये
किसके हैं, मैकडूगल महोदय के हैं ये तीनों। और जो राग है ये किसके हैं, भारतीय विद्वान के हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि सीखने की योग्यता, यह कथन किसका है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता, पहला ऑप्शन है बकिंघम, दूसरा विनय, तीसरा टर्मन और चौथा वेस्लर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, बकिंघम ने कहा कि बुद्धि जो सीखने की योग्यता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व जो है गुणों का समन्वित रूप है, यह किसने कहा, गिलफोर्ड ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, ड्रेवर ने कहा या आइजैक ने कहा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन के TAT में कुल कितने सादे कारण प्रयुक्त होते हैं। तो अगर TAT की हम लोग बात करें तो थेमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म। अगर हिंदी में कहें तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। इसमें जो कार्ड होते हैं उनकी संख्या 31 होती है। इसमें से 30 कार्डों पर अस्पष्ट काले सफ़ेद चित्र बने होते हैं, जबकि एक कार्ड ऐसा होता है जो सादा होता है। तो सादा कार्डों की संख्या कितनी है, 1 है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की अधिगम की विशेषता। तो सबसे पहले हम लोग अधिगम की विशेषता जान लेते हैं। अधिगम विकास है, अधिगम क्रियाशीलता है, अधिगम समायोजन है, अधिगम वातावरण का परिणाम है, अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। मतलब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो अधिगम विकास है ये तो सही है, अधिगम क्रियाशीलता ये भी सही है, अधिगम समायोजन ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, और उपयुक्त सभी। एक अधिगम वक्र में एक ही पठार होता है, एक भी पठार नहीं होता है, एक से अधिक पठार हो सकता है, अधिकतम एक पठार हो सकता है। तो एक अधिगम वक्र में एक से अधिक पठार हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने का गौड़ नियम है। तो थॉर्नडाइक महोदय थे, अगर इनके हम सीखने के मुख्य नियम की बात करें तो इन्होंने मुख्य 3 नियम बताए हैं और गौड़ 5 नियम बताए हैं। इसमें से है प्रभाव का नियम, ये तो लिखा हुआ है, ये जो पहला प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों इनके क्या हैं, मुख्य नियम हैं। ठीक, अगर हम गौड़ नियम की बात करें तो इनके गौड़ नियम कितने हैं, 5 है। सादृश्यता का नियम पहले तो दिया ही गया है। दूसरा है प्रतिचारों का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहुन क्रिया का नियम, सहचार्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो ये 5 इनके गौड़ नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि गौड़ नियम कितने हैं तो 5 और मुख्य नियम कितने हैं तो 3 हैं। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत ... पर प्रयोग पर आधारित है। तो जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत था ये किसने दिया, ये पावलो महोदय ने दिया था। इनका जो प्रयोग था वो कुत्ते पर था। उन्होंने लार पर क्या किया था, कुत्ते के लार पर प्रयोग किया था। और घंटी, लार, ये सब जो है ये क्लासिकल अनुबंधन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो स्किनर महोदय थे साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक, पावलाव का तो अभी हम लोग देखिए, सॉरी ये ऊपर है, हाँ, थॉर्नडाइक और पावला और हल ये अभी नहीं बता रहे हैं इस ऑप्शन में। क्यों, क्योंकि अभी हमारा इस जो इतने प्रैक्टिस सेट है इसमें कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे नहीं बता रहे हैं। ठीक, पावला को तभी तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि इन्होंने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहते हैं, नैमित्तिक सिद्धांत कहते हैं। मतलब एक ही सिद्धांत के कई नाम हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रबलन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, हल हैं। अभी आप लोग अगर हम लोग यहाँ बता देते कि हल महोदय ने प्रबलन सिद्धांत का थ्योरी दिया तो आप लोग तुरंत पकड़ लेते कि हाँ ये तो ही है। तो हल महोदय ने क्या दिया, प्रबलन सिद्धांत का के प्रतिपादक। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी, हल ने दी। अगर ये पूछा जाए कि पुनर्बलन पर सबसे अधिक जोर किसने दिया, तो वो किसने दिया, स्किनर महोदय ने दिया। भारत में सृजनशीलता परीक्षण के संबंध में ... प्रसिद्ध है। भारत में
सृजनशीलता परीक्षण के संबंध में डॉट डॉट प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, दूसरा है मैरीफील्ड, तीसरा टॉरेंस, चौथा प्रोफेसर वी के पासी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के प्रोफेसर वी के पासी तथा एक और वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे प्रोफेसर बकर। इन्होंने मेहंदी के द्वारा विकसित सृजनशीलता परीक्षण काफ़ी सफल रहे। ठीक, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता होती है, नई बातों को आसानी से सीख लेते हैं, ये नहीं होगा। जब उनकी बुद्धि जो वो मंद है, मतलब धीमी है, तो किसी भी नई बात को आसानी से नहीं सीख पाएंगे, उनको सीखने में क्या होगा, टाइम लगेगा। समायोजन की योग्यता होती है, ये भी नहीं होगा, उनमें समायोजन की योग्यता बहुत कम होती है। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत। सामान्यतः बुद्धि लब्धि 80 से 85 होती है। धैर्य तथा कल्पना की योग्यता होती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि महसूलों की मांग पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत उच्च स्तरीय आवश्यकता है, तो पहला शारीरिक मांग, दूसरा सुरक्षा, तीसरा सामाजिक मांग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो ये सामाजिक मांग है, इनकी क्या है, उच्च स्तरीय अवस्था। जबकि अगर निम्न स्तर की बात करें तो बाकी सब क्या है, निम्न स्तरीय मांग है। सामाजिक मांग इनकी उच्च है, मतलब सबसे ऊपर है, और बाकी जितनी मांग है सब निम्न है। अगला क्वेश्चन है कि लेखन संबंधी विकार है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया। तो लेखन संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। ग्राफ मिस लिखना और डिस लगा देंगे तो कमी हो जाएगा, तो डिस्ग्राफिया। आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, ग्राफ क्या करते हैं हम लोग, हाँ पेंसिल से तो बनाते हैं, मतलब ग्राफ में क्या है, ग्राफिया, ग्राफ से हो गया ग्राफिया। ठीक, तो डिस्ग्राफिया। अगर कैलकुलिया की बात करें तो मैथ, ये गणित में जो विकार होता है गणित से संबंधित, तो वो क्या होता है, डिसकैल्कुलिया होता है, गणित कौशल संबंधी विकार। तो कैलकुलिया मतलब क्वेश्चन को कैलकुलेट करना, मतलब कैलकुलिया कैलकुलेट, मतलब मैथ को ही तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब जोड़ते घटाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मैथ गणित से संबंधित विकार हो गया। अगर हम डिसलेक्सिया की बात करें तो ये पठन संबंधी विकार है। ठीक, लेखन संबंधी तो हम लोग देख ही लिए, डिस्ग्राफिया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, बाल्यावस्था होती है 0 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 12 से 15 वर्ष तक और 15 से 18 वर्ष तक। तो जो बाल्यावस्था होती है शिशुअवस्था के बाद दूसरी अवस्था मानी जाती है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो बालक के शारीरिक विकास होता है, ये थोड़ा जो शारीरिक विकास होता है थोड़ा क्या होता है, धीमा हो जाता है। जैसे जितनी तेज़ी से बच्चा शिशुअवस्था में वृद्धि करता है उतना नहीं होता है बाल्यावस्था में। फिर उसके बाद क्या होता है, पुनः किशोरावस्था में होने लगता है। तो अगर हम लोग बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। 0 से 6 वर्ष हमारी शिशुअवस्था हो गई, और 6 से 12 वर्ष हो गई हमारी बाल्यावस्था, और 12 से 15 वर्ष क्या हो गई, हमारी किशोरावस्था, और 15 से 18 वर्ष हो गई प्रौढ़ावस्था। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो पियाजे महोदय जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है इंद्रियगामक अवस्था, दूसरी है संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इनकी कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। तीसरी अगर अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था इन्होंने 0 से 2 वर्ष बताई, जो कि है इंद्रियगामक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने 2 से 7 वर्ष बताई। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 बताया, और औपचारिक 7 से 15। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा तीसरी अवस्था है, तो 7 से 11 वर्ष। ठीक, भावनात्मक क्षेत्र स्तर नहीं है, भावात्मक क्षेत्र स्तर नहीं है। तो क्रथवाल और उनके सहयोगियों ने भावात्मक क्षेत्र को 5 स्तरों में विभाजित किया है। कौन कौन से स्तर हैं इसे हम देखते हैं। आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूलन, संगठन एवं स्वाभाविकरण। ठीक, तो हमें ये छांटना है कि कौन सा स्तर नहीं है।
5 स्तर हैं, 5 में से इसमें कौन सा स्तर नहीं? आग्रहण, ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। प्रतिक्रिया, ये दिया गया, ये है। अनुमूलन, ये ऑप्शन में नहीं है। संगठन, ये भी है। पहला और दूसरा सही है, ठीक, मतलब पहला दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। सामाजिकरण, ये नहीं है, तो ये क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा सामाजिकरण। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं ये भावात्मक पक्ष के स्तर हैं, और जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है ये भावात्मक पक्ष के स्तर नहीं है। हर्बर्ट स्मृति प्रणाली के प्रतिपादक हैं, तो हर्बर्ट जो स्मृति प्रणाली है इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? जॉन एफ हर्बर्ट। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक रॉबर्ट गेने ने लिखी। किसने लिखी? रॉबर्ट गेने। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैगने की अधिगम श्रृंखला सिद्धांत का सबसे मूलभूत अवस्था है। तो जो मैगले द्वारा प्रतिपादित अधिगम श्रृंखला या सिद्धांत में सबसे मूलभूत सीखना क्या है? सांकेतिक सीखना। सांकेतिक जो सबसे मूलभूत है, और उच्चतम स्तर सीखना या समस्या का समाधान करना सीखना, ये क्या है? उच्चतम स्तर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अब 30 क्वेश्चन हमने CDP के देख लिए हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी का होगा, जिसमें गद्यांश के होंगे 5 क्वेश्चन, और बाकी हमारे क्या होंगे? दूसरे क्वेश्चन होंगे। ये रहा हमारा गद्यांश। महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म भारत में तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने स्नातकोत्तर मतलब कि BA BSc या ग्रेजुएशन जिसे हम बोलते हैं उपाधि प्राप्त कर ली, तथा सरकार के वित्त विभाग में नौकरी करने लगे। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इन्हें प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया। वहाँ कार्य करते हुए इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक रहस्यों का पता लगाया, जिससे उनकी ख्याति विदेशों में भी फैल गई। विदेशी वैज्ञानिक उनके अन्वेषण तथा व्याख्यानों से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनका बड़ा सम्मान करने लगे। उन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उनके प्रतिभा तथा देश सेवा से प्रभावित होकर राष्ट्रपति ने उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया। न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि संगीत में भी चंद्रशेखर अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण कार्य किए हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन के समान अन्य अनेक पुरुषों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए। अब्राहम लिंकन भी उन्हीं में से एक थे। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। आज़ादी का मसीहा किसे कहा जाता है? तो अब्राहम लिंकन को कहा जाता है। इनका नाम अमेरिका में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी तथा निग्रो लोगों का जीवन बड़ा दुखद था। अब्राहम लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। अब्राहम लिंकन कर्मठ व्यक्ति थे। अपनी इसी कर्मनिष्ठता, परिश्रम और लगन के कारण वह अपने देश के राष्ट्रपति चुने गए। आइजैक न्यूटन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इन्होंने सर्वप्रथम इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। आज का विज्ञान उन्हीं खोजों पर खड़ा। उन्होंने गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों का स्पष्ट किया और उनको गणित से सिद्ध किया। आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर रहेगा। अब हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन हो किस प्रकार बनते हैं। विदेशी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन से क्यों प्रभावित थे? प्राध्यापक पद के नियुक्त होने के कारण? नहीं, ये तो नहीं हो सकता।
क्योंकि वो क्यों प्रभावित थे विदेशी लोग? क्योंकि उनकी जो खोज थी और उनके जो व्याख्यान थे वो उससे वो प्रभावित थे। हमने भी पैराग्राफ में पढ़ा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। इधर है, ये रहा। यहाँ अन्वेषणों तथा व्याख्यानों से अत्यधिक प्रभावित है वैज्ञानिक विदेशी। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव क्यों अमर रहेगा? विज्ञान के आविष्कार के कारण विज्ञान को स्पष्ट करने के लिए इस बात का पता लगाया कि प्रत्येक वस्तु अपनी ओर खींचती है। दास प्रथा खत्म करने के लिए। तो दास प्रथा तो अब्राहम लिंकन ने खत्म किया था। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस में कि सॉरी उसमें पैराग्राफ में। ठीक, तो जो न्यूटन यहाँ से है, न्यूटन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने सर्वप्रथम इस बात का पता लगाया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है और उन्हीं की खोज पर आज खड़ा है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, एक मिनट, कहीं गलत लग रहा है मुझे। चलिए दोबारा देखते हैं हम लोग। आइजैक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव क्यों अमर रहेगा? दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। विज्ञान को पेचीदा बातों को स्पष्ट किया, उनको गणित से सिद्ध किया। आइजैक न्यूटन का नाम, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो अभी हम बताए हैं, हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? इन्होंने क्या किया? उसे विज्ञान जगत को अस्पष्ट किया। ठीक, विज्ञान को स्पष्ट करने के कारण क्या हुआ? इनका नाम अमर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। विज्ञान को स्पष्ट करने के कारण न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदैव अमर रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत का लोहा सब क्यों मानते हैं? दास प्रथा समाप्त कर निग्रो लोगों का सुखद करने के कारण, आज़ादी का मसीहा होने के कारण, कर्मनिष्ठा, परिश्रम और लगन के कारण, उनके अन्वेषणों तथा व्याख्यानों के कारण। तो जो अब्राहम लिंकन थे उनकी बात करते हैं हम लोग। अब्राहम लिंकन भी उन्हीं में से एक थे। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। इनका नाम अमेरिका में बड़े आदर से लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी, अब निग्रो लोगों का जीवन बहुत दुखी था। अब्राहम लिंकन को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। अब्राहम लिंकन की लोहा सब मानते हैं। अब्राहम लिंकन की ताकत का लोहा सब मानते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब्राहम लिंकन कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अपनी इसी कर्मनिष्ठता, परिश्रम और लगन के कारण देश के राष्ट्रपति चुने गए। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक, दास प्रथा समाप्त कर निग्रो लोगों का जीवन क्या किया? इन्होंने समा बनाया। आज़ादी का मसीहा इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दास प्रथा समाप्त की। ठीक, कर्मनिष्ठ और परिश्रम लगन के कारण ये क्या हुआ? इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया देश का। और अन्वेषण और खोज तो ये रमन जी का था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसने दास प्रथा का विरोध कर उन्हें समाप्त किया? तो कौन थे? आज़ादी का मसीहा अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आइजैक न्यूटन ने किस बात का पता लगाया? पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर क्यों खींचती है, इसका पता लगाया। तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा समास से है कि निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया, पैसा। तो जो पीताम्बर है, पीताम्बर मतलब पीला है वस्त्र, जिसका अर्थात पीताम्बर। तो ये तो हमारा होगा नहीं द्विगु समास का। चौराहा,
तो जिन शब्दों में पहला वर्ड जो हो वो संख्यावाची, वो हमारा द्विगु समास होगा। तो इसमें संख्यावाची पहला कौन है? चौराहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे चौराहा, त्रिकोणा और त्रिनेत्र, त्रिलोकी, ये सब क्या है? हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं? विवरण चिन्ह को एक और नाम से किस प्रकार पहचानते हैं? तो विवरण चिन्ह को आदेश चिन्ह भी कहा जाता है। जब हमें किसी चीज़ का विवरण देना होता है तो किस प्रकार का चिन्ह होता है विवरण चिन्ह? पहले हम उसके सिंबल की बात करते हैं। तो जो विवरण चिन्ह होता है वो ऐसे ऐसे होता है। ठीक, ये हमारा क्या है? विवरण चिन्ह है। तो इसे आदेश चिन्ह भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना, लोट मचना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, लड़ाई झगड़ा करना। जूतम पैजार का क्या मतलब होता है? लड़ाई झगड़ा करना। अगला क्वेश्चन है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। मतलब पीपल का पत्ता जो है किसके समान डोलता है? मन के समान मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता है। तो जहाँ तुलना की जा रही हो या सासी आ रहा हो तो यहाँ उपमा अलंकार हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अधिक का अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति के रचयिता हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त होगा। ठीक, मैथिली शरण गुप्त हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यह पंक्ति इन्हीं की है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? सुलेख, श्रुतलेख, श्रवण, आशु, भाषण। तो सुलेख का तो लिखना होगा, मौखिक अभिव्यक्ति होगी नहीं। श्रुतलेख मतलब जो सुने उसे लिखना, श्रवण मतलब सुनना, और आशु भाषण हमारा मौखिक अभिव्यक्ति है। आशु भाषण मतलब होता है जो तुरंत हम लोग कविता करते हैं, वही क्या होगा? आशु भाषण होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये उससे पेडागोजी से पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य चोटिल बच्चों का उपचार करना नहीं, उपचार के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अधिगम की कठिनाइयों की पहचान कर उसका निदान करना, और उपचार हेतु विद्यालय खोलना। तो इसमें से हमारे जो ये बी और डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला शांतनु हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चे को ना डांटना है, ना नकारात्मक चीज़ें करना है, ना उन्हें हतोत्साहित करना है। इन सब बातों से आपको बचना है। ठीक, उन्हें उससे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत होगा। अन्य बच्चों से कहेंगे कि उसकी मातृभाषा सीखे। देखते हैं अभी, उसकी भाषा समझने की कोशिश करेंगे, उससे बिल्कुल अनदेखा करेंगे। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हैं, ये और डी। बी और सी में से देखते हैं कौन सा हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो अगर बच्चा अपनी मातृभाषा में बात करता है तो शिक्षक को चाहिए कि उसकी मातृभाषा को समझने की कोशिश करे। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, सुशील पढ़ते समय कठिनाइयों का अनुभव करता है, यह किस रोग का ग्रस्त, या किस रोग से ग्रस्त है? तो जो पठन संबंधी विकार हैं, चाहे वो मतलब जितने भी विकार हैं, चाहे वो पठन संबंधी हो, लेखन संबंधी हो, ये सब, तो ये हम एक वीडियो में बना के पूरा डाल देंगे, क्योंकि ये हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, गणित में भी, पेडागोजी में पूछ लिया जाएगा, सीडीपी में, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हमारे होते 4-5 सभी में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से बनने के चांसेस, क्वेश्चन जो बनने का चांसेस हैं ज़्यादा होते हैं। तो ये हम अगली वीडियो में या
1 2 दिन में वो बना के उस टॉपिक को डाल देंगे वीडियो, और आप लोग वो भी ट्रिक के माध्यम से, जिससे आप लोगों को जल्दी से याद हो जाए। तो उसे क्या करें, आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है। अभी CDP में पूछा गया था, ठीक। और देख लीजिए हिंदी में भी पूछा गया, संस्कृत में भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को इसे क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो सुशील पढ़ते समय कठिनाइयों का अनुभव करता हुआ किस रोग से संबंधित है? ग्राफिया मतलब ग्राफ, तो ये लिखने से हो गया, लिखने से संबंधित मतलब लिखने से संबंधित हो गया ये। और डिसकैलकुलिया तो ये मैथ से मतलब गणित से। और डिसलेक्सिया तो ये पठन संबंधी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। डिसलेक्सिया हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम व्यंजन की बात करें तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। अगर परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या बात करें तो 33 होती है। अगर द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन को छोड़ दें तो उसके मतलब जोड़ दें तो इसकी जो संख्या होती है वो 35 मानी जाती है। तो इसमें 33 और 35 क्या दिया गया है? अगर 33 दिया रहेगा तो 35 नहीं दिया रहेगा, 35 दिया रहेगा तो 33 नहीं दिया रहेगा, दोनों में से एक ही दिया रहेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि 33 या 35 वाले ही तो हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सही रहेंगे। सॉरी पानी पी लेते हैं एक बार की। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन हमारे 33 और 35 ये दोनों अगर ऑप्शन में मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन में तो ही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 33 होते हैं। ढीठ शब्द का तत्सम होगा ढीठ शब्द का तत्सम होगा। तो तत्सम और तत्भव की अगर हम बात करें तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम हो गया। तत्भव संस्कृत के आए शब्द को तोड़ मड़ोड़ कर बोला जाता है या अशुद्ध मतलब अशुद्ध क्या करते हैं, अशुद्ध तरीके से बोलते हैं, तो हमारा तत्भव हो गया। तो इसमें ढीठ हमारा तत्भव है, इसका क्या करना है, तत्सम बताना है। तो ढीठ का जो तत्सम होगा वो धृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधु का विलोम शब्द है, साधु का विलोम शब्द क्या होगा? साधुनी, सन्यासी, साधु या असाधु। तो साधु का अगर हम लोग विलोम शब्द देखें तो साधु का जो विलोम होगा वो असाधु होगा। साधु का विलोम असाधु होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समरूपी शब्द अजर और अजीर के भिन्नार्थक अर्थ हैं। अजर और अजीर, तो अजर मतलब होता है कि जो बूढ़ा ना हो, और अजीर का हम लोग देखते हैं तो उसका होता है अजीर मीन्स आंगन होता है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा है जो बूढ़ा ना हो और आंगन। तो पहला ऑप्शन हमारा है मृत्यु अमृत्यु, और दूसरा है जो बूढ़ा ना हो आंगन, तीसरा है अनश्वर आगंतुक, और चौथा है जो डरे नहीं जो ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। मेहतरानी का पुल्लिंग है, मेहतरानी का पुल्लिंग है। तो मेहतरानी की अगर पुल्लिंग की बात करें हम तो मेहतर होगा। मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग मेहतर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हिंदी में हम वचन की बात करें तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन वचन। और संस्कृत में अगर वचन की बात करें तो संस्कृत में वचनों की संख्या 3 होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। तो इसमें हिंदी में पूछा गया तो हिंदी में जो वचन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तुम जाना मोहन द्वारा। तो सर्वनाम की अगर हम बात करें तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, वह पढ़ने में अच्छा है, तो और उसने अजय को पीटा, तो उसने और वह जो हमने लगाया है वो क्या है, मोहन के स्थान पर प्रयोग किया है हमने, तो वो हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो इसमें जो सर्वनाम मोहन तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा संज्ञा है। जाना द्वारा ये हमारी क्रिया हो गई। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो गया, ठीक।
इनमें कौन सा एक विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 राम लक्ष्मण। तो जो विशेषण हम बात करें तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उससे विशेषण कहते। तो छोटा बड़ा ये भी है, 2 3 ये भी है, हरा पीला भी है, लेकिन जो राम लक्ष्मण है ये हमारा क्या है? विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए, जब क्रिया सर्वनाम की तरह व्यवहार में आए, जब क्रिया सकर्मक क्रिया की तरह व्यवहार में आए, जब क्रिया सहायक क्रिया की तरह व्यवहार में आए। तो अगर हम क्रियार्थक संज्ञा की बात करें तो जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। तो जब संज्ञा क्रिया की तरह व्यवहार में आए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में है तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? अगर हम काल की बात करें तो काल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इसमें भूतकाल की बात कही गई तो भूतकाल जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकार पूछेंगे तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। अगर वर्तमान काल की बात करें तो 5 प्रकार का होता है, भविष्य की बात करें तो 3 प्रकार का होता है। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो वाच्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें केवल पूछा गया कि कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं और आप लोग जान लीजिए कौन कौन से। तो कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। ठीक। प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर हम उपसर्ग की बात करें तो वह शब्द जो किसी वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर प्रत्यय की बात करें तो शब्दांश के पीछे लगते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय कहाँ प्रयोग किया जाता है और उपसर्ग कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रबल में बल हमारा मूल शब्द है, इसमें प्रा क्या है? उपसर्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झगड़ालों में कौन सा प्रत्यय है? अभी हमने बताया कि जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं शब्दांश के, और मतलब शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो होते हैं पीछे लगते हैं। तो झगड़ा हमारा मूल शब्द है और इसमें जो आलू जुड़ गया है ये क्या है? प्रत्यय है। तो आलू वाला हमारा जो शब्द है वो क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो पहला है अन्वेषण, अनतवेषण, अनुएषण, अनएषण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर अनुएषण होगा। ऑप्शन नंबर अनुएषण किस में है? अनुएषण ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर इसमें संधि की बात करें कि इसमें संधि कौन सी है तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। मतलब स्वर संधि के जो स्वर संधि होती है उसके पार्ट है यण संधि, तो उसी का ये उदाहरण है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? घुटने में दर्द होना, नहीं। दुखी होना, नहीं। हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। तो घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मान लेना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो 60 क्वेश्चन का था जो कि कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती थी जो कि मैंने शुरू में नहीं बताया, सोचा कि लास्ट में आप लोगों को बता दूंगी। तो ये बताना था कि जब आप लोग CDP के प्रैक्टिस सेट लगाएं या उसे सॉल्व करें, मतलब CDP ही नहीं, अदर जो 5 हमारे सब्जेक्ट हैं जो भी सीटेट में पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, मैथ और CDP, पर्यावरण मतलब EVS। तो इसमें से जब आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगाएं तो जो भी टॉपिक आए उससे कोई एक रफ कॉपी बना लीजिए। उसमें क्या करें आप लोग को मतलब ऐसे बस केवल कोड में ऐसे लिख लिया करें, उसके बारे में जो भी आपको याद हो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कोड के माध्यम से लिख लें। जिससे क्या होगा कि जो भी आप पढ़े रहेंगे वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। मतलब उसका जो हम लोग क्या करेंगे, पुनः उसका क्या होता है, रिवीजन हो जाएगा। ठीक।
तो इससे हमारे दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाता है, मतलब वो टॉपिक एकदम बैठ जाएगी। अगर एग्ज़ाम में उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे घुमा के पूछे, चाहे जैसे वो पूछ ले, तो आप लोग वो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और एक बात और, जो हमारे स्टेटमेंट CDP में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और जो बुक के नाम दिए गए होते हैं, उन्हें आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जो सिद्धांत दिए गए हैं उन्हें भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी तो सिद्धांत के एक तो ये पहली बात ये कि सिद्धांत के कई नाम हैं। जैसे अगर हम लोग जो स्किनर महोदय का है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके कई नाम हैं, मतलब इन्हीं के नहीं, सारे सिद्धांत के कई नाम हैं। तो कभी कभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो ना देकर कभी अलग नाम से पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, और पूछ लिया जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया। तो इन सब पे हमें ध्यान से पढ़ना, मतलब इन सबको हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना और प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहना। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि जो क्वेश्चन को हम समझने की हमारा जो तरीका होता है कि मतलब किस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है,